हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई दैनिक जीवन में विज्ञान। यह आपकी सुपर टेट के लिए जो सिलेबस है विज्ञान का, उसमें पहली यूनिट रहने वाली है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना और पूरी तरीके से भाई पूरा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भाई देखिए, होता क्या है, जो मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो हम होते हैं, हम लोग जो होते हैं शुरू से मतलब कोई भी चीज़ अगर कुछ भी हमारे सामने हो रहा है एक्सपेरिमेंट, तो उसे जानने की जिज्ञासा हमारे बीच उत्पन्न रहती है। आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा, आपने फेसबुक पर या कहीं भी एक चीज़ शेयर होती है कि कहीं खुदाई हो रही होती है भाई जेसीबी से, तो बहुत सारे लोग वहाँ देखने के लिए खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार से हो रही है। तो मतलब एक यही रहता है, एक अलगपन रहता है। और ये जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है ना मनुष्य की, यही दैनिक जीवन में विज्ञान के योगदान को परिभाषित आगे करने वाली है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है और शो भी हो रहा होगा, मनुष्य स्वभाव से सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाली प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता के साथ होती है। जो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान आया है, वो हमारी एक प्रकार से उत्सुकता है, हमारी जानने की प्रवृत्ति है चीज़ों को, कि हम किस प्रकार से चीज़ों को जानना चाहते हैं और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है। यही दैनिक जीवन में विज्ञान का आज का योगदान रहा है। आप एक सोच सकते हैं कि एक शिक्षिका एक कक्षा में पढ़ा रही है, वहाँ पर एक सीमा नाम की लड़की है। वो उनसे पूछती है कि मैडम जो ये सेब होता है ये ऊपर से किस प्रकार गिरता है, किस कारण होता है, उनसे क्वेश्चन पुट करती है। आपने भी सुना होगा कि सेब जो ज़मीन पर आके गिरता है वो किस कारण से गिरता है। आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी सुना होगा। उसी के कारण जो सेब होता है, गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी पर लगता है, उसकी वजह से जो भी हम ऊपर चीज़ फेंकते हैं वो एकदम से नीचे आ जाती है। ठीक है, तो उस पर महान वैज्ञानिक थे वही सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था? इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो अपनी तरफ क्या करती है, हर वस्तु को, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। आगे देखते हैं, ये फोटो है भाई न्यूटन जी का। किसका? ये न्यूटन जी का फोटो है। बहुत महान वैज्ञानिक थे वे, इनके बारे में पढ़ना बहुत ही उत्सुकता जागेगी कि वाह भाई क्या वैज्ञानिक थे। आगे अब हम दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका पर डिस्कस करने वाले हैं। भी दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या क्या भूमिका है। परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याओं के बारे में भी जानेंगे, मतलब क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, विज्ञान किस प्रकार से घातक है। अब कोई भी चीज़ है यार, उसका प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों दैनिक जीवन में विज्ञान की देन देखो भाई, एक शिक्षिका है, उस सीमा को वो चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में बता रही है। आप भी देख सकते हैं कि जो कृषि कार्य है वही, आपने देखा होगा कि कृषि कार्य शीघ्र हो इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। मतलब दैनिक जीवन में आज इनका योगदान हो रहा है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविज़न व रेडियो द्वारा किया जाता है। ये भी क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन है। गैस के चूल्हे द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है। ये भी दोस्त एक प्रकार से विज्ञान की ही देन है। ठीक है, इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है। जो गैस पे चूल्हा बनता है वही सब जानते हैं कि उससे क्या होता है, समय भी बचता है और प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान से
जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी दूरी दोस्तों क्या होती है, यात्रा तय की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप भी कृषि यंत्रों, यातायात व संचार के साधनों तथा अन्य प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही हमारी बहुत सी विज्ञान ने ही हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी हैं को सुलझाने में सहायता की है। पंप और नहरों का आपने जिक्र करा होगा के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। जो पंप और नहरें हैं, दैनिक जीवन में आज उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाई उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व क्या गया है दोस्त, योगदान दिया है। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों के सीधा संस्करण हम जो टेलीविज़न पर देख पाते हैं, यही दोस्तों क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी की हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान का योगदान है। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसके सही रूप में अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने के इच्छुक होंगे। ये सब क्या है भाई, दैनिक जीवन में हमारा विज्ञान है। जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या चीज़ें आई हैं, आप इस टॉपिक को भी नहीं समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस करी हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों, परंपरागत है वर्तमान में विज्ञान की योग्यता। जो परंपरागत है वर्तमान समय है, इसमें विज्ञान की क्या क्या योग्यता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भाई देखिए, जैसे भोजन है, भोजन का क्षेत्र था प्राचीन काल में या परंपरागत समय में क्या होता है, और वर्तमान में विज्ञान ने हमें क्या दिया है, इन दोनों में अंतर के माध्यम से हम समझने वाले हैं। देखो भाई, जैसे मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन और धातुओं में निर्मित बर्तन जैसे लोहा, ये क्या आते हैं, परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन है। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में विज्ञान की देन क्या है, या दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमें क्या दिया है, गैस चूल्हा दिया है, विद्युत ओवन दिया है, सोलर कुकर दिया है, प्रेशर कुकर दिया है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन दिए हैं, नॉन स्टिक बर्तन दिए, इंडक्शन चूल्हा दिया है। आज का आपने देखा होगा कि आपके घरों में इंडक्शन चूल्हा होता है। तो इंडक्शन चूल्हा जो है वो लाइट से चलता है, बिजली से चलता है। तो वो क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान की एक प्रकार से देन है। दूसरा क्षेत्र देखते हैं, कृषि क्षेत्र में हमें क्या क्या मिला है। परंपरागत चीज़ें क्या थी जो हम पहले करते थे, और दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमें क्या दिया है भाई, हल के द्वारा खेत, हल, बैल, कुआं, राहट, गोबर का खाद, ये क्या है, सब परंपरागत चीज़ें हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान में क्या मिला है हमें, ट्रैक्टर मिले हैं भी, अलग अलग तरह के नहरें हैं, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज की वह कीटनाशक दवाएं, क्या है, हमें दैनिक जीवन में विज्ञान की ही देन है। अब यातायात के क्षेत्र में देखते हैं हम, यातायात, बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ी गाड़ी व खच्चर क्या आते, परंपरागत चीजें होती थी। और आधुनिक में साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान व पानी के जहाज हमें मिले हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में देखते हैं दोस्त, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है, नाटक, नौटंकी, वीर्या, कठपुतली, नृत्य आदि, जो आज भी प्रचलित हैं लेकिन हमारी परंपरागत है। लेकिन आधुनिक में क्या हुआ है, रेडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, यूट्यूब है, ट्विटर है, सोशल साइट से हैं, हम यूज़ करते हैं, क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान की सारी चीज़ें आज की ही देन है। ठीक है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, वीडियो गेम है, डीवीडी है आदि, क्या है, वर्तमान में विज्ञान की देन है। अब संचार के देखते हैं, संदेश वाहक व डाक द्वारा। प्राचीन काल में डाक द्वारा होता था, आज हम संदेश किस द्वारा भेजते हैं भाई, ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा से आज हम अपने भारत में बैठ कर ही क्या कर सकते हैं दोस्त, आज हम अगर यहाँ हैं, आप समझ सकते हो कि दो मनुष्य हैं, ठीक है, ये आपका इंडिया में रह रहा है, आप ईमेल के माध्यम से इसका अगर कोई फ्रेंड यूएसए में रह रहा है तो वहाँ पर इजीली भेज सकता है संदेश। तो ये क्या है, वर्तमान में विज्ञान की ही दोस्तों देन है। ठीक है, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम व इंटरनेट। ठीक है, आगे देखते हैं,
अब देखो चिकित्सा के क्षेत्र में हमें क्या मिला है, पहले नाड़ी देखकर रोगों की जांच जो होती थी अनुमान द्वारा होती थी, जड़ी बूटी द्वारा होती थी, झाड़ फूक द्वारा होती थी, अब घरेलू उपचार द्वारा होती थी। लेकिन आज की देन क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमें क्या दिया है भाई, मल मूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाएं व शल्य क्रिया द्वारा। आज क्या है, यह आज का युग है भाई। दैनिक जीवन में विज्ञान में आज इस तरीके से हमारा चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए भाई, शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली आपने सुना होगा, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा पारस्परिक ढंग से अध्यापन होता था। और आज क्या हो रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आपने सुना होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा शिक्षा दी जा रही है भाई। कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा दी जा रही है। दूसरा क्षेत्र में से छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता दी जा रही है। एक शिक्षा एडुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह द्वारा भी शिक्षा दी जा रही है। जो एडुसेट उपग्रह है ये अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जो अंतरिक्ष है उसमें लगा हुआ है, जिसके द्वारा हमें शिक्षा मिल रही है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक शैक्षिक उपग्रह का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में लगा हुआ है, तो दोस्तों उसका क्या नाम है, एडुसेट। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एडुसेट। दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, साधारण दूरबीन में भेदशालाएं द्वारा होता था, और अब वर्तमान में विज्ञान ने क्या, चंद्रयान फर्स्ट आपने देखा होगा 2008 में हुआ था, भी चंद्रयान 2 जो था वो असफल हो गया। प्रेजेंट टाइम में रडार है, मंगलयान, ये क्या है, आधुनिक विज्ञान की देन है। मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान के अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये चीज़ें हो रही हैं। अब रक्षा के क्षेत्र में देखते हैं हम, भाला, तलवार, तीर धनुष, गदा आदि रामायण चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें परंपरागत साधन होते थे, लेकिन आज विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है, बंदूक दिए हैं, पिस्तौल दिए हैं, तोप दिए हैं, टैंकर दिए हैं, मिसाइल दिए हैं, परमाणु बम दिए हैं। आपने देखा होगा कि भारत क्या होता है, रसिया से भाई, यूएसए से, ठीक है, इजराइल से क्या करता है, आजकल कुछ ना कुछ रक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ यंत्र लेता रहता है। आज के युग में अपने यहाँ क्या हो रहा है भाई, हम स्वदेशी गने भी बना रहे हैं, स्वदेशी गने बना रहे हैं। ये सब क्या है, विज्ञान की देन है भाई। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको परंपरागत है वर्तमान में विज्ञान की योग्यता का महत्व समझ में आया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से उर्वरक हैं, यूरिया है, फॉस्फेट है, पोटास है, जो आज के युग में यूज़ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है भाई, एडुसेट शैक्षिक यंत्र है, ठीक है, ये सब आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। कुछ ना कुछ देखो भाई, विज्ञान ने हमें प्रॉफिट दिया है, लाभ दिया है, तो कुछ ना कुछ तो हानि भी होती होंगी, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भाई लाभ पढ़ोगे तो हानि भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो भाई देखो, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो। विज्ञान से मनुष्य को जहाँ अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग, असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। दोस्तों मैं आज के लॉजिक लेता हूँ। क्या होता है कि अभी आपने अगर प्रेजेंट में खबर सुनी हो तो कि नॉर्थ कोरिया से सभी डरते हैं, क्योंकि भाई उनके पास है यार, क्या है, किम जोंग यूंग, आपने नाम भी सुना होगा, उनके पास परमाणु बम है। तो क्या है, वो विज्ञान की देन है ना, लेकिन वो आज कतरा इसलिए बना हुआ है कि उसका दिमाग थोड़ा, देखा होगा आपने, फिरा हुआ है। वो परमाणु बम अटैक करने की एकदम तुरंत धमकी दे देता है, और वो सीधे छोटे देशों से पंगा नहीं लेता है भाई। नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया कभी छोटे देशों से पंगा नहीं लेता है भाई, सीधे यूएसए को धमकी देता है कि मैं परमाणु बम से हमला कर दूंगा, ठीक है। तो यही क्या है, आज विज्ञान है, विज्ञान ने हमारे हाथ में बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, जिनका आप चाहे तो अच्छे प्रकार से भी प्रयोग होता है, चाहे तो निगेटिव प्रकार से भी प्रयोग हो सकता है। तो दोस्त थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। विज्ञान की प्रकृति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण,
अब जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। मतलब देखिए, हम जो रासायनिक उर्वरक है ना, आज खेती के लिए प्रयोग करते हैं कि गन्ना अच्छा कीमत का जाए, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। अत्यधिक प्रयोग होने से क्या हो रहा है, जो हमारी धरती है ना, वो उसमें जल प्रदूषण का संकट हो गया है, मृदा प्रदूषण का संकट हो गया है। नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, सांप आदि की संख्या दोस्तों क्या हो रही है, घटती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं यार बहुत सारा कूड़े का ढेर लगा रहता है, उसमें से अलग अलग केमिकल्स के मिश्रण होता है, ठीक है, वो वहाँ आसपास के पर्यावरण को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। जो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है वो वायु प्रदूषण के कारण है। दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। दोस्तों यूएसए ने क्या करा था, जापान के दो शहर थे हिरोशिमा एवं नागोसामी, तो 1945 अगस्त का शायद महीना था, अगस्त 1945 में एक 6 अगस्त 1945 एक 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे लाखों लोगों को जान के खतरा हो गया था। आज यही कंडीशन क्या नॉर्थ कोरिया खड़ी कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में दोस्तों कौन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। दोस्तों प्रेजेंट में कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि 20 साल बाद भारत का प्रदूषण इतना साफ हुआ है। यह पिक्चर भी दोस्तों अभी बिल्कुल कल या परसों ही नासा ने रिलीज करी है कि भारत का जो प्रदूषण है ना, वो 20 साल पहले इतना साफ था जितना आज है। आप समझ सकते हो कि कोविड-19 ने पर्यावरण के क्षेत्र में तो वही बिल्कुल ऐसा कार्य किया है जो आने वाले सालों तक नहीं हो सकता था। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भी भारतीय और अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान में योगदान। ये भी दैनिक जीवन में विज्ञान का ही एक टॉपिक है। तो दोस्तों होता क्या था, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक जो थे, चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। दोस्तों पॉइंट आपसे बन जाएगी, चरक जी ने क्या किया था, जो चरक जी थे, चरक जी ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या किया था, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, ठीक है। सुश्रुत ने क्या दिया था, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया था। आर्यभट्ट जी ने पाई का मान दिया था और श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपके 4 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। अब भारतीय वैज्ञानिक है उनका योगदान देख लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। भारतीय वैज्ञानिक है उनका योगदान, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में परेशानी नहीं होगी फिर। भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से, भाई जगदीश चंद्र बोस जी हैं। जगदीश चंद्र बोस जी भारतीय वैज्ञानिक है, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में किस में योगदान दिया था, पौधों की संवेदनशीलता में विकास किया था। सर सीवी रमन का नाम सुना होगा, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब रमन प्रभाव में विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। दोस्तों ये पूछ लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन के क्षेत्र में योगदान किसने दिया था, तो सर सीवी रमन ने दिया था।
एस रामानुजन ने संख्या सिद्धांत दिया था वही। एस एन बोस जी ने क्वांटम मैकेनिक्स व गॉड पार्टिकल्स के बारे में बताया था। मेघनाथ शाह जी ने तापीय आयनीकरण व साहा समीकरण के क्षेत्र में योगदान दिया था। हम देख लेते हैं दोस्तों टी आर शेषाद्री जो थे, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री औषधि विज्ञान के क्षेत्र में ये योगदान दिया था। होमी जहांगीर बाबा, इन्होंने परमाणु व कॉस्मिक विकिरण के क्षेत्र में योगदान दिया था अपना। आपको मिलाने भी आ सकता है 4 प्रकार से, मतलब 4 ऑप्शन ये दे देंगे और आपसे इस तरीके से पूछ लेंगे, डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको बता भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किसका योगदान था? विक्रम साराभाई जी का था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किसमें? प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने प्रक्षेपण शास्त्र के में योगदान दिया था। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड मतलब जेनेटिक्स कोड की स्थापना की थी। जब भी नाम आता है वही इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है आनुवंशिकी कोड की स्थापना के लिए। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने किस पे किया था भाई? खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। कल्पना चावला कौन थी? अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ ये भारतीय वैज्ञानिक के चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। वही ये कल्पना चावला जी हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वही सबके आइडियल है ये। होमी जहांगीर बाबा इस प्रकार थे, सर सीवी रमन जी का चित्र है ये। और ये आर्यभट्ट जी हैं वही, जिन्होंने पाई कमान भी दिया था। ठीक है, आपने देखा कि आर्यभट्ट ने पाई कमान भी दिया था। हम डिस्कस करते हैं विदेशी वैज्ञानिक। कुछ विदेशी वैज्ञानिक के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। भाई एडवर्ड जेनर ने क्या करा था? रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किया। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन के क्या चल रहा है भाई? एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं नए नए। कभी यूके करता है, कभी यूएसए करता है, कभी इसराइल करता है, कभी अपना भारत करता है और कभी चीन कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण एडवर्ड जेनर ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का योगदान दिया था, मतलब पेनिसिलिन के क्षेत्र में। मैडम क्यूरी ने किया था भाई? रेडियम और पोलेनियम। और गैलीलियो ने किस किया था? दूरबीन की खोज की थी। थॉमस एडिसन ने भाई ग्रामोफोन या विद्युत की खोज की थी। नेक्स्ट है गुलेलियो मार्कोनी भी रेडियो पर मार्कोनी, तो इन्होंने रेडियो की खोज की थी। ओटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, आप पीछे भी देख चुके हैं। एल्सांड्रो वेल्टा ने विद्युत सेल का में योगदान दिया था अपना। और माइकल फैराडे ने भी डायनेमो की खोज की थी। विलियम रोंजन ने एक्सरे की खोज की थी। जॉन लोगी वेयार्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वही फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। यहाँ पर ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो वही कौन कौन से? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, मैडम क्यूरी, गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये तो वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ चित्र किससे देख लेते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं, ये गैलीली जी हैं, वही मैडम क्यूरी हैं, मार्कोनी है और थॉमस एडिसन है। ये कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे और ये अपने कौन थे दोस्त? ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो कुछ और भी जाने, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके दैनिक जीवन में विज्ञान में काम आएंगे। भारतीय विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया। सर सीवी रमन, क्या दिया था भाई? कौन से में योगदान किया था? हरगोविंद खुराना, आनुवंशिकी कोड के की स्थापना की थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि, इन्हें क्या है भाई? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। यहाँ क्या होता है दोस्त? यहाँ कृत्रिम
उपग्रहों को डिज़ाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आर्टिफिशियल उपग्रह, जैसा आपने एडुसेट के बारे में पढ़ा था ना पीछे, एडुसेट भी क्या है, कृत्रिम उपग्रह है जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत में योगदान दे रहा है। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन, समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख है। दूरस्थ शिक्षा क्या था, एडुसेट, आपको पता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या पॉइंट पढ़ा, इसरो के बारे में पढ़ा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, बेंगलोर में है। इसके हेड कौन है, के शिवान है इसरो के हेड। इसकी स्थापना कोई हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आपको यहाँ से निकल चुके हैं। हमने क्या क्या सीखा अभी तक भाई, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं भाई। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। विज्ञान की प्रकृति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों की पूर्ति तो हुई है, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है, मानव जीवन संकट में होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में पढ़ा। अभी मैं आगे भी और भी जो भी दैनिक जीवन में विज्ञान से कंटेंट मिलेगा वो आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो मुझे भी यार मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। लोग तो देखें, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लगभग 2 से ढाई घंटे में ये वीडियो बनकर तैयार हुई है और आपको आधे घंटे में मिल जा रही है, और इससे बेहतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने प्रैक्टिस ऐड भी करा रखे हैं साइंस में, आप उन्हें भी करते रहना साथ साथ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक बनता है ना बहुत। चलो मिलते हैं फिर इसी उत्साह में के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।